हेलो लानास, कैसे हो आप लोग। मैं मोमिता और इस चैनल पे हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। हमारा जो ये सेक्शन है इन्वायरमेंटल अपडेट्स, इसमें हम इन्वायरमेंट रिलेटेड न्यूज़, रिसर्च स्टडीज़, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, डिस्कस करते हैं। और जो सोर्सेस है स्पेशली न्यूज़पेपर एंड पॉपुलर मैगजीन्स लाइक द हिंदू, साइंस डेली, टाइम्स ऑफ इंडिया, डाउन टू अर्थ एंड वेरियस अदर इम्पॉर्टेंट सोर्सेस। तो चलिए देखते हैं आज हमारे पास क्या क्या अपडेट्स है। हमारा जो पहला अपडेट है वो स्पेशली एग्रीकल्चर रिलेटेड है। एक ऑर्गेनाइजेशन है बेंगलुरु बेस्ड जिसका नाम है सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी। इस ऑर्गेनाइजेशन के रिसर्चर्स ने एक स्टडी की है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एंड नॉन ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के टेक्निक्स के ऊपर। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के टेक्निक कह सकते हैं, और नॉन ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो कन्वेंशनल टेक्निक्स है वो कह सकते हैं। ये स्टडी स्पेशली पब्लिश हुआ था फरवरी 2020 में। अब देखते हैं ये ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है और ये क्यों आया है। हमें ये चीज़ पता है कि एग्रीकल्चरल फील्ड में वाटर यूजेज सबसे ज़्यादा है। अराउंड 83% ऑफ वाटर यूजेज एग्रीकल्चरल फील्ड में ही होता है। तो इसका इफ़ेक्ट क्या है? ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज़ हो रहा है, वाटर स्कर्सिटी आ रही है। और अगर वाटर स्कर्सिटी आ रही है तो फिर फूड प्रोडक्शन भी तो बंद हो जाएगा। अगर वाटर ना मिला तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर फील्ड को हम वाटर स्कार्सिटी के विक्टिम भी कह सकते हैं और कॉज भी कह सकते हैं। तो इस वाटर शॉर्टेज को कम करने के लिए, इसके अलावा भी अगर जो लोअर लेवल फार्मिंग सिस्टम है उसको आप देखें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, लेबर कॉस्ट, इन सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है और सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है ये सारी चीज़ें मेंटेन करना। तो अगर ये भी थोड़ा कम की जाए और वाटर की यूजेज भी कम की जाए तो प्रोडक्शन भी अच्छा हो, तो वो एक हेल्पफुल प्रोसेस होगा। तो इसी प्रोसेस को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबली इनिशिएटिव ली जा रही है। तो जैसे कन्वेंशनल सिस्टम था, हम हमेशा कोशिश क्या करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाए। तो उसी के एक प्रोसेस है सस्टेनेबल फार्मिंग, ताकि प्रोडक्शन भी जैसे हो रहा है वैसा हो या फिर उससे ज़्यादा हो, और जो वेस्टेज है नेचुरल प्रोसेस का या फिर हम नेचुरल चीज़ों का वो कम हो, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड वाटर नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो इनिशिएटिव ली गई है उसमें से एक प्रोसेस ये भी है कि ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इंडिया में ये ग्लोबली तो आ गया है और इंडिया में भी पहले 2014-15 में आंध्र प्रदेश में ही ये इनिशिएटिव ली गई थी। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात तो बहुत दिनों से आ रही है और अभी यूनियन बजट है जो इंडिया के 1920 के, उसमें भी ये इंट्रोड्यूस्ड हो गया है। तो देखते हैं कि ये ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को लेके स्टडी क्या हुई है। आंध्र प्रदेश की ये सारी डिस्ट्रिक्ट है, नाम देख लीजिएगा। इन जगहों पे स्पेशली पैडी, ग्राउंडनट, चिली, कटन, इन सब चीज़ों के ऊपर इनके जो फार्मिंग सिस्टम है दो तरीके से, एक जो कन्वेंशनल या फिर हम नॉन ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कह सकते हैं उसके थ्रू, और ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के थ्रू इनके प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, वाटर यूजेज कैसे है, इनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्या है, इन सब चीज़ों को लेके ये कंपैरेटिव स्टडी हुई है। और इसमें से देखा गया है सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की पैडी फील्ड में हुई है, पैडी फार्मिंग में हुई है। तो हमें पता है कि पैडी फार्मिंग में वाटर यूजेज बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में वाटर यूजेज कम करके प्रोडक्शन सेम हो तो ये इनिशिएटिव हेल्पफुल रहेगा।
और कंजम्पशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये सारी चीज़ें भी देखनी है। तो वो भी देखते हैं स्टडी में क्या आउटकम क्या आया है। कि देखा गया है कि ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, एक्चुअली ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ होती है। जैसे इसमें नॉर्मल कन्वेंशनल जो नेचुरल फार्मिंग सिस्टम है हमारा, तो उसमें पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, ये सारी चीज़ें होती है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। पर ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग या फिर हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ होती है, कोई केमिकल्स यूज़ नहीं होता है। जैसे ZBNF में काउ डंक, काउ यूरिन, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है प्रोडक्शन के लिए। तो इस प्रोसेस के थ्रू ये देखा गया है कि ग्राउंड जो करंट ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर है, अब जैसे हम बात कर रहे थे कि वाटर की यूजेज एग्रीकल्चर फील्ड में सबसे ज़्यादा होती है। तो जितना वाटर यूजेज अभी हो रहा है, ग्राउंड वाटर, स्पेशली एग्रीकल्चर फील्ड में ग्राउंड वाटर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस फार्मिंग के थ्रू, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के थ्रू 50 to 60% ऑफ वाटर यूजेज करंट ड्राइंग के कम की जा सकती है। और इससे क्या होगा, वाटर लेवल जो कम होती जा रही थी वो मेंटेन्ड होगा। और वाटर एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेकनिज़म की ज़रूरत होती है। इसके मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है, लेबर कॉस्ट लगती है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम वाटर इतना एक्सट्रैक्ट ना करना पड़े तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम हो जाएगा, वाटर सेफ भी होगा और लेबर कॉस्ट भी कम होगा। तो ये बेनिफिशियल रहा है ये चीज़ें, इस स्टडी के थ्रू ये चीज़ पता चली है। और ये भी है इसके साथ साथ, ये तो होता ही है, मीथेन एमिशन हम ये भी देखे थे जब हम MCQ देख रहे थे कि पैडी फील्ड में मीथेन एमिशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको भी 88% तक कम की जा सकती है। और सिर्फ मीथेन एमिशन ही नहीं, फॉसिल फ्यूल्स, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी, जो फॉसिल फ्यूल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तो वो चीज़ें भी, क्योंकि हर जगह पे वो भी नेचुरल सोर्सेस है, अनलिमिटेड नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स की ज़रूरत होती है। तो ये इसकी यूज़ भी इस चीज़ के वजह से ZBNF के वजह से कम हुई है। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, वाटर स्कर्सिटी और जो लेबर कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें, और उसके साथ साथ क्योंकि केमिकल्स बहुत यूज़ होते थे, मीथेन की एमिशन बहुत ज़्यादा होता था, ये सारी चीज़ें भी कम हुई है। और तो फिर ये एक आउटकम पॉजिटिव वे में आया है कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, स्पेशली ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की तरफ देखें, तो ये हेल्पफुल रहेगा। पर हर चीज़ का एक जैसे प्रोज होता है वैसे कॉन्स होता है। तो इसमें क्या है कि क्रॉप यील्ड मतलब जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें इतना कुछ चेंजेस नहीं आया है कि बहुत सारा ये प्रोसेस फॉलो करने की वजह से क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं देखा गया है। तो अभी ये एक स्टडी है, ऐसी फार्मिंग सिस्टम अभी भी अंडर स्टडी है, कुछ जगह इनिशिएटिव ली जा रही है। अब डिपेंड करेगा सीज़न वाइज, प्रोसेस वाइज, एरिया वाइज, ये वैरी करता है। ये आंध्र प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है, पर बाकी जगहों पे, दूसरे जगहों पे ये कितना इफ़ेक्टिव होगा वो अभी भी स्टडी के ऊपर डिपेंड करेगा। पर ये प्रोसेस हम यूज़ कर सकते हैं, कुछ जगहों पे ये पता चल गया है। पर अभी भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और भी फंडिंग और इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो जितना ये प्रोसेस और भी देखा जाएगा तो धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड इसका और भी स्प्रेडिंग बढ़ेगा। तो इस स्टडी का तो फिर हमने देखा कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है, और पर क्रॉप यील्डिंग में थोड़ा इसका कौन सा है कि इतना चेंजेस नहीं हुआ है। तो ये इस स्टडी का आउटकम है। तो ये देख लिया। अब जो दूसरा न्यूज़ हमारे पास है वो है एक और स्टडी। ये स्पेशली यहाँ का स्टडी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है स्टडी कि डेड कोरल रीफ्स जो होता है वो लाइव
जो कोरल रिफ्स है उस सेम इम्पॉर्टेंट है। क्यों? हमें ये पता है कि कोरल रिफ जो है, लाइव कोरल रिफ है, इसमें डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। इसे हम मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम वर्ल्ड में कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज इसमें हैं और मेरीन इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए कोरल रिफ्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो पर ये कोरल रिफ्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। टेम्परेचर, ह्यूमन एक्टिविटीज़, और आप लोगों को पता है मेरीन पोल्यूशंस आजकल कितनी ज़्यादा हो रही है, तो इसकी वजह से ये कोरल रिफ्स अफेक्टेड हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म भी हो रहा है। ये कोरल रिफ्स डेथ भी होती है। पर डेड कोरल रिफ्स आज भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कोरल रिफ डेड हो गया तो वो उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म होगी। पर हाँ, लाइव कोरल रिफ्स जितना तो नहीं, पर ये एज जितना नहीं कह सकते कि कुछ स्पीसीज़ तो हमारे पास जितने स्पीसीज़ है, अगर कोरल रिफ ख़त्म हो जाए तो वो स्पीसीज़ भी ख़त्म हो जाती है। पर कुछ स्पीसीज़ को ये प्रोटेक्ट करता है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये सपोर्ट करता है हिडन सी क्रिएचर्स को, जैसे फिशेस, जो स्मॉल फिशेस होता है, स्नेल्स, टाइनी क्रैब्स, वॉर्म्स, ये भी तो स्पीसीज़ है, पॉपुलेशन है इनका। तो इन सब को हाइड करने में ये कोरल रिफ्स हेल्प करता है ताकि ये प्रेडेटर से बचे रहे। ठीक है, तो ये एक इनके लिए घर जैसा है। और ये जो स्टडी हुई है स्पेशली ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड और उसके स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस और आर्क सेंटर ऑफ ARC सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर कोरल रिफ स्टडीज़, इन दोनों के कंबाइन एक स्टडी कोलैबोरेशन में ये स्टडी हुई है और देखा गया है कि डेड कोरल रिफ्स लाइव कोरल रिफ्स जितना ही इम्पॉर्टेंट है। हालांकि स्पीसीज़ में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है कि ये अलग स्पीसीज़ को सेव करता है, उनको हाइड करने में हेल्प करता है, पर ये सारी चीज़ें भी डेड कोरल रिफ भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट न्यूज़ है। ये आप सबको पता ही होगा क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर में और ये न्यूज़ आया है लगभग। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री जो है वो CSIR के सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है और इन्होंने अपना ही जो रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स है वहाँ पे ये इंस्टॉल भी किया है। और ये कहाँ पे है? दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में। और सोलर ट्री स्पेशली क्या है कि एक पिलर है, पिलर के ऊपर कुछ सोलर पैनल्स, PV पैनल्स जो होता है वो सजाया हुआ होता है और वो ट्री की तरह दिखता है। इसके इमेज वैसे मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, पर आप गूगल में सर्च करोगे अगर सोलर ट्री, लार्जेस्ट सोलर ट्री करके, तो आपको बहुत सारे इसके इमेजेस मिल जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई करना, देखना। और ये ट्री की तरह बेसिकली दिखता है तो इसको सोलर ट्री कहा गया है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसके इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 11.5 किलोवाट्स पीक है और एनुअल प्रोडक्शन जनरेशन ऑफ एनर्जी क्लीन एंड ग्रीन पावर, क्योंकि इसका जो ये सोलर पैनल्स है तो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी कह सकते हैं। तो इसका जो प्रोडक्शन है वो 12,000 to 14,000 है और इसमें 35 अराउंड PV पैनल्स लगाया हुआ है जिसका एक का कैपेसिटी 330 वाट्स पीक है। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका जो वहाँ जिन्होंने बनाया है, इंस्टॉल किया है, उनकी मुताबिक मतलब उन्होंने बताया है ये कैरेक्टरिस्टिक्स इस सोलर ट्री के बारे में। तो आप लोग गूगल में सर्च करके ये सोलर ट्री, इसकी इमेजेस ज़रूर देख लीजिएगा। और ये कहाँ पे हुआ है? CSIR के सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो हमारा इतना न्यूज़ था। अब लास्ट न्यूज़, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी 15 अगस्त के स्पीच में कहा है कि रिवर एंड मेरीन डॉल्फिन्स को सेव करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि
जैसे आप लोगों को पता है डॉल्फिन को कहा जाता है क्या, ये ह्यूमन के सबसे अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड। पर हम इसके कितने दोस्त हैं ये साबित करने के लिए ये इनिशिएटिव और ली जा रही है, क्योंकि अभी ये डॉल्फिन्स धीरे धीरे इनका पॉपुलेशन भी कम होते जा रहा है और इन पे क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन एक्टिविटीज़, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, इन सब की वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है। तो जैसे सेव टाइगर है वैसे ही सेव डॉल्फिन्स। और ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल तो इसका दिसंबर 2019 में आ गया था, पर अभी लॉन्च हुआ है, जिसका स्पीच में हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में कहा है, अभी ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और जिसमें इसका मेन मोटो यही है कि रिवर एंड मेरीन डॉल्फिन्स को सेव करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही न्यूज़ था। एक बार देख लीजिएगा वीडियो को अच्छे से और पढ़ लीजिएगा सारी चीज़ें। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी न्यूज़ है जो आप बताना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और उसमें अपनी न्यूज़ बताइए। मैं आपके नाम के साथ ही वो न्यूज़ इन अपडेट्स में डालूँगी। तो चलिए ख़त्म करते हैं।